नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, 8 साल से 80 साल तक के सभी बच्चों के लिए गुलिवर की लिलीपुट यात्रा की कहानी जो मैंने बचपन में बार बार सुनी थी, मुझे बड़ी पसंद आती थी, वही आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आप लोगों को भी पसंद आएगी, इसे स्वीकार करेंगे और कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आपके सामने गुलिवर की लिलीपुट यात्रा का 5वां और अंतिम हिस्सा लेकर प्रस्तुत हूँ। इसका नाम षड्यंत्र और स्वतंत्रता दी गई है। दिन बीतते गए और शत्रु मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते गए, परंतु मेरा बाल भी बांका न हुआ। मैं एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूँ, इसलिए मुझे मेरे देश या पड़ोसी देशों के किसी राजा के साथ कभी उठने बैठने का मौका नहीं मिला था। इस कारण मैं शाही रीति रिवाज से अनभिज्ञ था। कई बार लिलीपुट के राज दरबार में मुझसे भयंकर गलती हो जाया करती थी। इस बात का लाभ मेरे शत्रुओं को मिल जाता था और वे मेरे खिलाफ बादशाह के कान भरते थे। अपनी इच्छा के मुताबिक मैं बलेफुस्कू के बादशाह से मिलने की तैयारी करने लगा। अचानक एक रात मुझे ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने मुझे आश्चर्यचकित और दुखी कर दिया। हुआ यूं कि एक रात एक दरबारी अपनी पालकी में बैठकर मेरे पास आया। साफ जाहिर था कि वह सबकी नज़रें बचाकर मुझसे मिलने आया था। उसने आकर कहा कि वह मुझे कुछ खास बात बताना चाहता है। उसने पालकी वालों को वापस भेज दिया। मैं समझ गया कि वह मुझसे एकांत में कुछ बात करना चाहता है। मैंने दरबारी और उसकी पालकी दोनों को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। बादशाह ने जिन नौकरों को मेरी सेवा में लगा रखा था, मैंने उनसे कहा कि मैं आज जल्दी सोना चाहता हूँ, इसलिए वे आज जल्दी चले जाएं। उनके जाने के बाद मैंने दरबारी और उसकी पालकी को जेब से निकालकर टेबल पर रख दिया। टेबल पर अपना सिर झुकाकर मैं उससे बातें करने लगा। वह काफ़ी दुखी नज़र आ रहा था। मैंने उससे जानना चाहा कि आखिर वह कौन सी खबर है जो उसे मुझे देने के लिए इतनी रात को यहाँ आना पड़ा। उसने कहा कि बादशाह और उसके दरबारियों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि तुम देशद्रोही हो और इसलिए राज्य के भी अपराधी हो। तुम्हें इस अपराध के लिए सज़ा देने का फैसला किया गया है। तुम्हारी दोनों आंखें फोड़कर तुम्हें सज़ा देने का फैसला किया गया है। 2-3 दिनों के अंदर तुम्हें यह सज़ा दे दी जाएगी। दरबारी ने मुझसे कहा कि सज़ा का दिन आने से पहले मुझे इस देश को छोड़ देना चाहिए। उसने मुझे यह भी बताया कि राज्य के साधारण लोग तुम्हें देशद्रोही नहीं समझते हैं। वे तुम्हारी हर समय प्रशंसा करते हैं, पर बादशाह और दरबारियों के खिलाफ बोलने का मतलब होगा बादशाह के आदेश को न मानने का जुर्म करना, और बादशाह का आदेश न मानना अपराध माना जाता है। दरबारी मुझे यह सब बताता जा रहा था और मैं अपना चेहरा ज़मीन पर रखे सब चुपचाप सुनता जा रहा था। उसने मेरे चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहा कि तुम एक अच्छे चट्टानी आदमी हो। तुम्हारा भला इसमें ही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उस दरबारी के जाने के बाद मैं बिस्तर पर गिर गया, मानो मुझ में
जान ही न बची हो। मैं अपनी सज़ा से नहीं बल्कि इस बात से दुखी था कि मैंने बादशाह या उसके राज्य के खिलाफ एक भी काम नहीं किया, तो फिर मैं देशद्रोही कैसे हो गया। अब मैं इस बिना अपराध किए दी जाने वाली सज़ा से बचने की तकरीबें सोच रहा था। अब मैंने पूरी दृढ़ता से निश्चय कर लिया था कि मैं 3 दिन से पहले ही बले फुस्कू के लिए रवाना हो जाऊंगा। बादशाह तो मुझे इसकी इजाज़त दे ही चुका था। दूसरी सुबह मैंने किनारे आकर शाही जहाज़ों के बेड़े में से सबसे बड़ा जहाज़ खोला। उसमें मैंने अपने कपड़े और सारा सामान रखा और उस जहाज़ को खींचता हुआ बले फुस्कू द्वीप के किनारे पहुंच गया। उस ओर का नज़ारा देखकर मैं बहुत खुश हुआ। बले फुस्कू का राजा अपने दरबारियों और हजारों सैनिकों के साथ मेरे स्वागत के लिए खड़ा था। मैंने पानी से निकलकर सबको झुककर सलाम किया। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरा और मेरा जोरदार स्वागत किया। राजा के साथ उसकी रानी भी मौजूद थी, जो एक पालकी में बैठी थी। मैं रानी के नज़दीक गया और घुटनों के बल खड़े होकर रानी को सलाम किया। वह धीरे से मुस्कुराई, पर मुझे देखकर आश्चर्यचकित भी थी। मैंने राजा से कहा कि मैं आपके शांति दूतों द्वारा दिए गए निमंत्रण पर आपके देश में आया हूँ। राजा ने कहा कि वह निमंत्रण तुम्हें हमने ही भिजवाया था। उसने मेरे खाने पीने और रहने का काफ़ी अच्छा बंदोबस्त किया था। अब मैंने राजा से उसकी राजधानी देखने की इच्छा जाहिर की। राजा ने मेरे साथ अपने 2 आदमियों को भेज दिया जो मुझे राजधानी दिखाने वाले थे। मैंने उन दोनों को अपने हाथ में उठा लिया और राजधानी देखने निकल पड़ा। जब मैंने राजधानी अच्छी तरह से देख ली, तब राजा ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। दरबार में मेरा भव्य स्वागत किया गया। हालांकि मैं दरबार के अंदर तो नहीं घुस सका, पर मैंने अपना चेहरा दरबार में दिखा दिया था। राजा ने सभी दरबारियों से मेरा परिचय करवाया। इसके बाद मेरे सोने का इंतजाम किया गया। मेरे लिए एक मकान का बंदोबस्त किया गया था। यह मकान मेरे लिए छोटा तो था, पर मैं जानता था कि इससे बड़ा मकान इस देश में है भी नहीं, इसलिए मुझे इसी में गुजारा करना था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ज़ोर से वर्षा शुरू हो गई। मैंने अपने मकान के बाहर झांक कर देखा तो बहुत बारीक बारीक बूंदें आसमान से ज़मीन की तरफ चली आ रही थी, पर यह इस देश के लिए भारी वर्षा थी। बारिश जब काफ़ी देर बाद भी नहीं थमी तो किसानों को अपने खेतों के बह जाने की चिंता सताने लगी। पानी उनके खेतों में भरा जा रहा था। तकरीबन 10-10 फुट के खेती में लगी उनकी 4 से 5 इंच लंबी फसलों को ज़्यादा वर्षा से नुकसान पहुंचने का खतरा था। वे यहाँ वहाँ से मिट्टी लाकर अपने खेतों को आसपास ऊंची मेड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर तेज बारिश और हवा के कारण उनके इस काम में बाधा पड़ रही थी। मैंने इन किसानों की मदद करने का फैसला किया। अपने हाथों से मिट्टी उठाकर उनके खेतों के आसपास इकट्ठी कर दी। अब उनके खेत सुरक्षित थे। किसान मुझे काम करते देख रहे थे। शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी मदद करना चाह रहा हूँ, तो मेरे द्वारा किए गए इस काम से वे बहुत खुश हुए। अब वे बेफिक्र होकर अपने घर वापस चले गए। बले फुस्कू में मैं बड़े आराम से रह रहा था। दिन भर मैं इन छोटे छोटे लोगों की गतिविधियां देखता, राज दरबार में होने वाले कामकाज देखता, और इस तरह 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन सुबह के समय
मैं बलेफुस्कु द्वीप के उत्तरी पूर्वी किनारे पर टहल रहा था कि मेरी अचानक नज़र समुद्र के पानी पर तैरती किसी चीज़ पर जा टिकी। पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वह चीज़ क्या है। फिर लगा कि लहरों पर तैरने वाली यह चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक नाव है। यह उलट गई थी। मैंने फौरन अपने जूते उतारे और समुद्र में उतरकर उस नाव की दिशा में बढ़ने लगा। करीब 300 गज आगे जाने पर मैंने देखा कि वह वाकई एक नाव थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह नाव शायद किसी जहाज़ से छूटकर दूर निकल आई थी। मैं इस नाव को किनारे लाना चाहता था क्योंकि यही एक ऐसा जरिया था जिसके द्वारा मैं अपने देश वापस लौट सकता था। मैंने नाव को ढकेलकर किनारे लाने की कोशिश की पर वह बहुत भारी थी। मेरी कोशिश नाकाम रही। मैं वहाँ से सीधा चलकर राजा के पास गया और उसको सारी बात बताकर उसकी मदद मांगी। राजा ने प्रसन्नता के साथ मदद के लिए मेरे साथ कई बड़े बड़े जहाज और 3000 आदमियों को भेज दिया। इन जहाज़ों को मैं नाव तक ले गया। मल्लाहों के पास जो मजबूत रस्सियां थी उनमें कांटे लगे हुए थे। पास जाकर नाव में कांटे फंसा दिए और सब मिलकर नाव को खींचने लगे। मैं पानी के अंदर खड़ा था और नाव को किनारे की तरफ ढकेल रहा था, पर पानी में पैर न जमने के वजह से मुझे नाव को धक्का देने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। नाव सचमुच बहुत भारी थी। इतने जहाज़ों और मल्लाहों के मिलकर खींचने पर भी इस काम में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पर ज्यों ही हवा का रुख पलटा और हवा किनारे की तरफ बहने लगी तो हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। हजारों लोग अब इस नाव को देखने के लिए किनारे पर जमा हो चुके थे। मैंने राजा से कहा कि प्रभु ने सौभाग्य से मेरे लिए यह नाव भेज दी है। अब मैं घर लौट सकता हूँ। इसके लिए मुझे नाव की थोड़ी मरम्मत करनी होगी, जिसके लिए मुझे कुछ कारीगरों की ज़रूरत होगी। राजा ने मेरी बात को स्वीकार कर नाव ठीक करवाने की इजाज़त दे दी, पर मेरे वापस जाने की बात से वह उदास हो गया। जब मैंने उससे कहा कि मैं अब अपने बच्चों और पत्नी से मिलना चाहता हूँ जो लंबे समय से मुझसे दूर हैं, इस पर राजा ने वायदा किया कि मैं जल्दी से तुम्हारे घर जाने का इंतज़ाम करवा दूँगा। उधर लिलीपुट का बादशाह मेरे जल्दी लौटने का इंतज़ार करता रहा, पर जब मैं काफ़ी दिनों तक वापस लिलीपुट नहीं लौटा तो बादशाह को संदेह होने लगा। इस संदेह की आग में घी डालने का काम मेरे दुश्मन कर रहे थे, जो मेरे खिलाफ बादशाह को भड़काने का काम किया करते थे। अंत में लिलीपुट के महल में एक फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक अपने एक दूत को बलेफुस्कु के राजा के पास भेजने का निश्चय किया गया। दूत के हाथ बादशाह ने एक पत्र भिजवाया। पत्र में बलेफुस्कु के राजा की वीरता और दयालुता का बखान किया गया था और दोनों देशों के बीच भविष्य में भी मित्रता कायम रखने पर जोर दिया गया था। अंत में लिखा था कि वह चट्टान नुमा इंसान जो कि हमारे देश का है और यहाँ से भागकर आपके देश में आ पहुँचा है। असल में यह चट्टान नुमा इंसान अपनी उस सज़ा से बचकर भागना चाहता है जो इसे राज्य ने दी है। इसकी जान को कीमती देखते हुए सिर्फ इसकी दोनों आँखें फोड़ने की सज़ा सुनाई गई है। अगर यह चट्टान नुमा इंसान 2 घंटों के भीतर देश वापस नहीं लौटा तो इसकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी। इसको दिया गया खिताब भी वापस ले लिया जाएगा। पत्र के अंत में लिलीपुट के बादशाह ने बलेफुस्कु के राजा से विनम्र निवेदन किया कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानता हूँ
और सीधे तौर पर वापस लिलीपुट नहीं लौटता हूँ तो मेरे हाथ पैर बांधकर वापस भेज दिया जाए। ब्लेफुस्कू का राजा बहुत समझदार था। 2 दिन तक उसने इस चिट्ठी पर विचार विमर्श किया। अंत में दरबारियों की राय लेकर लिलीपुट के बादशाह को एक पत्र भेज दिया। पत्र में सबसे पहले बादशाह का धन्यवाद किया गया और बादशाह की प्रसन्नता आदि की बात की गई। अंत में लिखा कि चट्टान नुमा इंसान के हाथ पैर बांधकर उसे वापस भेजना तो एक नामुमकिन काम है। हालांकि उसने हमारी जहाजी बेड़े को बर्बाद किया और हमारे जहाज़ों को उठाकर लिलीपुट पहुंचा दिया, फिर भी हम इसके बहुत आभारी हैं। मैंने दोनों देशों के बीच शांति संधि करवाने में जो भूमिका निभाई, पत्र में उसकी भी प्रशंसा की गई थी। इस चिट्ठी में राजा ने यह भी लिखकर भेजा था कि मुझे मेरे देश वापस लौट जाने के लिए एक नाव भी मिल गई है और नाव की मरम्मत का काम पूरा होते ही यह चट्टान नुमा इंसान जल्दी ही अपने देश के लिए रवाना हो जाएगा। इस चिट्ठी के बारे में राजा ने मुझे बाद में बताया। राजा ने कहा कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो, हम तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे। मैं इस राजपाट और बादशाहों के देश में काफ़ी दुखी हो चुका था। मैंने विनम्रतापूर्वक राजा से क्षमा मांगी और कहा कि ईश्वर की भी अब यही मर्जी है कि मैं वापस अपने देश लौट जाऊं, इसलिए उसने मेरे लिए नाव भी भेज दी है। बादशाह समझदार था, मेरी बातों को जल्दी समझ गया। महल के ज़्यादातर दरबारी भी यही चाहते थे कि मैं अपने देश जल्दी से जल्दी लौट जाऊं, इसलिए उन्होंने मेरी मदद के लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया था। मेरी नाव के लिए बड़े बड़े पाले बनाने के काम में करीब 500 लोग जुटे हुए थे। अब मैंने यात्रा के दौरान काम आने वाला सामान इकट्ठा करना शुरू किया। मैंने मोटी रस्सियां तैयार करने के लिए उनके मोटे धागे के समान रस्सियों को लेकर आपस में बंटना शुरू की और इस तरह से मैंने काफ़ी मोटी रस्सी बना ली थी। इसके बाद मैंने लंगर के बारे में सोचना शुरू किया। बहुत खोजने के बाद मुझे एक बड़ा भारी पत्थर मिल गया। मैंने इसी पत्थर को लंगर बना लिया। राजधानी के सबसे बड़े पेड़ों को काटकर नाव के लिए मस्तूल तैयार किए गए। मेरी नाव को मजबूत बनाने का वे हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस काम में राज्य के सबसे तगड़े मजदूर बादशाह की आज्ञा से मेरी मदद कर रहे थे। करीब 1 महीने में तैयारी पूरी हो गई। अब मैंने राजा से मिलने का विचार किया। बादशाह पूरे शाही परिवार के साथ महल के बाहर आकर मुझसे मिला। ज़मीन पर लेटकर मैंने बादशाह का हाथ चूमा। रानी और शहजादे भी मुझे आखिरी बार देखने के लिए वहाँ मौजूद थे। बादशाह ने मुझे अपने देश के रुपयों से भरी हुई 50 थैलियाँ भेंट की और अब अपना एक बड़ा सा चित्र भी दिया। मैंने बादशाह का चित्र तो स्वीकार कर लिया, पर रुपयों से भरी थैलियों को मैंने लेने से मना कर दिया। राजा ने मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने कहा कि ये धन मेरी ओर से अपने राज्य के विकास में लगा दीजिएगा, पर मैंने उस थैली में से 1 रुपया निकाल लिया था। बादशाह को मेरी यह बात काफ़ी पसंद आई। राजा द्वारा दी गई चीज़ों को मैंने अपने एक दास्ताने में लपेटकर हिफाजत के साथ रख लिया। उस देश के लिए कुछ लोगों को मैं नमूने के तौर पर अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बादशाह इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने मेरी जेबों की तलाशी ली और किसी आदमी को वहाँ से चुरा कर ले जाने की सख्त मनाही कर दी। इस तरह पूरी तैयारी के साथ मैं 24 दिसंबर 1701 को 6 बजे सवेरे ब्लेफुस्कू द्वीप से अपने देश के लिए
रवाना हो गया। इन अजीब से बौनों के देशों से मुक्ति पाकर मैं बहुत खुश था। दिन भर मैं अपनी नाव में यात्रा करता रहा। शाम को कुछ दूर जाने पर मुझे एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। मैंने इस टापू पर रात बिताने का फैसला किया। मुझे लगा कि टापू पर कोई रहता नहीं है। नाव को मैंने किनारे एक पेड़ से बांध दिया। थोड़ा सा खाना लेकर मैं ज़मीन पर उतर गया। खा पीकर मैं आराम से लेट गया। सुबह जल्दी ही मेरी नींद खुली। नाश्ता करके मैं फिर से अपनी नाव में आ बैठा और आगे बढ़ा। दिन भर मेरी नाव आगे बढ़ती रही। दूसरे दिन करीब 3 बजे दोपहर मुझे कुछ दूरी पर किसी नाव की पाल दिखाई दी। मैंने आवाज़ देकर नाव को रोकना चाहा, लेकिन शायद मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकी। सौभाग्य से हवा इस समय उसी दिशा में बह रही थी। कुछ देर बाद कप्तान के जहाज़ ने मेरी नाव को लहरों पर थपेड़े खाते देख लिया। उसने फौरन मेरी मदद के लिए जहाज़ से कुछ नावें मेरी तरफ भेज दी। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि इन नावों में मेरे देश के भी 2 मल्लाह थे। इतने दिनों बाद अपने जैसे इंसानों को देखकर खुशी से झूम उठा। वे लोग भी मुझसे मिलकर बहुत खुश थे। बड़े ही आदर के साथ उन्होंने मुझे अपने जहाज़ पर चढ़ाया। उस जहाज़ पर विश्व विजेता इंग्लैंड का झंडा बड़ी शान के साथ फहरा हुआ था। जहाज़ पर मुझे किसी बात की परेशानी नहीं उठानी पड़ी। जहाज़ कई दिनों तक समुद्र में चलता रहा और फिर वह इंग्लैंड के किनारे जा लगा। अपनी मातृभूमि को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और जहाज़ से उतरकर सबसे पहले देश की मिट्टी को उठाकर माथे पर लगाया। इस तरह लिलीपुट और ब्लेफुस्कू की रोमांचक यात्रा मेरे लिए एक मज़ेदार यादगार बनकर रह गई। जीवन में कभी मौका मिला तो लिलीपुट और ब्लेफुस्कू जाकर अपने पुराने मित्रों से ज़रूर मिलूँगा। हाँ, यदि आप कभी इन दोनों देशों की यात्राओं पर जाओ तो मेरे दोस्तों को मेरा प्रणाम अवश्य बोलना। जय हिंद। मित्रों, यह आखिरी हिस्सा था जो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया पूर्वक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सुनील कुमार सिन्हा।